हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ जो कि आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि स्टूडेंट है जो कोलिक ट्रंक में ही उलझ कर रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ब्रांच कहाँ से निकल रहा है, कौन किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो इसी सब को मैं मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एकदम आसान से आसान तरीका में समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक होता कैसे है, कौन किसको ब्लड सप्लाई देता है। और इसी में हम डायग्राम के साथ समझेंगे। और जो डायग्राम की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायग्राम बनाना नेसेसरी है। आप अगर आपको एक अच्छा नंबर स्कोर करना है एनाटॉमी में तो डायग्राम मस्ट इम्पोर्टेंट है। डायग्राम से ये होता है कि आपके जो पेपर है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज के सेशन में हम ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक जान लेंगे, उसका पार्ट जान लेंगे, उसका फंक्शन जान लेंगे और फिर ब्लड सप्लाई जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। जो कि मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं नोट्स दूंगा, तो इसके ऊपर भी ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक के ऊपर भी मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा जो कि आपको लिखना है। पहले मैं लिख लूँगा फिर उसके बाद मैं बताऊँगा। और अगर आप भी सीखना चाहते एकदम आसान तरीका से, कभी नहीं भूलना, रटना ही नहीं है, रटिएगा तो फंसिएगा, रटिएगा तो फंसिएगा। बस दो चार नाम याद रखना है और एकदम आसान तरीका से उसको समझना है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रो। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम अपने नए जो सब टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, इंट्रोडक्शन के ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं पहले लिखवाऊंगा उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम साइड में ये लिख लिए कि हमें पढ़ना क्या। कम से कम हम पढ़ रहे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक तो हमें पता तो रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम में हमें लिखना कैसे है। तो एग्जाम में अगर ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक आया है तो सिर्फ ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक हम टाइम को देखते हुए लिखेंगे। अगर हमारे पास टाइम है तो हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, याद रखिए कि हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा बताना होता है जो बताया पूछा गया है उससे। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक है, लेकिन हम उसका इंट्रो देंगे, पार्ट बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। तो इंट्रो, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो आप लोग इसको जरूर लिखें क्योंकि जैसे एग्जाम में लिखना है एकदम वैसा ही मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इंट्रो, देखिए ये क्या बोल रहा है कि इट इज हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि एकदम सही है। ये रहा भाई हमारा स्टमक, हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये खाली है। बैग कैसा होता है, खाली है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो मसल से बना हुआ है, इसलिए हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद जो लाइन बोला गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वर ऑफ फूड। इसको दूसरे भाषा में रिजर्वायर ऑफ फूड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड स्टोर होता है। जैसा कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा लिए तो क्या हमें तुरंत फिर से भूख लग जाती है? नहीं, हमारा पेट लगता है कि भरा भरा है। ये भर जाता है तो हमको एहसास होता है कि हाँ अभी हम खाए हैं, तो 3-4 घंटा तक यहाँ पे स्टोर रहता है, 3-4 घंटा तक भूख नहीं लगता है। जिसका मतलब है कि नहीं भूख लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे भरा हुआ है फूड, तो यानी कि रिजर्व है, रखा हुआ है मतलब रिजर्व है। तो इसी के लिए इसको रिजर्वायर ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। अब इसका शेप का जो बात करेंगे, ठीक है, शेप का बात करेंगे। जब ये इम्पटी जब खाली होता है तो इस टाइप से जे शेप से होता है। ये अभी खाली है तो जे शेप का रहेगा, ठीक है। अगर यही भर जाएगा, ये अगर भर जाएगा तो पेरीफॉर्म
शेप में आ जाएगा, पेरिफोर्म शेप। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे पेरिफोर्म, SHAP, समझिएगा, समझने वाली बात है। इम्पटी में कैसा रहेगा, तो इम्पटी में ये जे शेप का रहेगा, ठीक। और यही जब स्टमक भर जाएगा तो पेरीफॉर्म करने का मतलब है ये मौसमी लाइक से हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को दूसरे भाषा में समझाऊँ, दूसरे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ तो समझिए ऐसे कि एक प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, सिंपल सा है, ये एक प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक खाली है तो पचका हुआ है, अगर यही प्लास्टिक में हम पानी भर दे तो क्या होगा, फूल जाएगा। तो ये फुल स्टोमक का बात हुआ। जैसे कि आप ही फील करिए, ये तो फील करने वाली बात है। अगर आप खाली पेट रहते तो आपका पेट सटका हुआ रहता है, पेट, अगर आप ये मान लिया कि, सॉरी थोड़ा सा मार्कर मोटा चल रहा है, कि भाई मान लिया कि ये आप है, मान लिया ये आप है, ठीक है, मान लिया ये आप है, अभी आपका पेट खाली है तो आप अभी पतले दुबले हैं। यही जब आप खा लिए पूरा खाना दबा के, ठीक है, पूरा खाना खा लिए दबा के, ये लो भाई खाना खाओ, यही है। पहले आप ऐसे थे और आप अभी खाना खा लिए दबा के, आपका पेट भर गया, तो भर जो गया है उसका एक नाम है, किसी भी चीज़ का एक नाम दिया जाता है। तो उस जो इम्पटी पेज में जो इम्पटी स्टमक है फेज में शेप का जो है वो नाम है जे, और जो भर गया है उसका नाम है पेरिफॉर्म। अब इसका कैपेसिटी का बात अगर करते हैं हम, कैपेसिटी, अब तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एडल्ट में ही तो नहीं जानेंगे, हम तो सब में जानेंगे। तो सब में जानेंगे तो न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न में जो होता है, जो नए बच्चे होते हैं, जो जिनका जो तुरंत वो अभी जन्म लिए हैं, उनका जो होता है कैपेसिटी जो होता है स्टमक का, जो स्टमक का उनका कैपेसिटी जो होता है वो होता है 10 से 30 ml, और जो टोडलर होते हैं ये जो होता है 40 से 150 ml, और जो एडल्ट होता है वो 1500 ml। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसा ऐसा पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूँ, ऐसा पॉइंट तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है। तो यही जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही आपको एग्ज़ाम का पेपर में रिजल्ट बताएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि इन्हें कुछ पता है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर नोट करें। अब स्फिंक्टर की बात आई, इसमें स्फिंक्टर सिंपल सा कहने का मतलब है, ये है मान लिया घर, ये जो स्फिंक्टर है वो एक प्रकार का गेट है, स्फिंक्टर जो है वो एक प्रकार का गेट है। अब ये गेट भी जो है दो टाइप का है, घर के एक आगे साइड में गेट है और घर के पीछे साइड में गेट है। स्फिंक्टर को दूसरे लैंग्वेज में अगर हम समझने के लिए बोले तो वो एक प्रकार का गेट है, एक अपर पार्ट में, एक लोअर पार्ट में, ठीक। क्योंकि स्टमक इस टाइप से, घर में समझिए हम आगे और पीछे, क्योंकि घर में ऊपर नीचे तो गेट थोड़ी होगा, आगे पीछे होगा, और जो स्टमक है इसमें अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, जो अपर पार्ट का है उसका कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये नाम क्यों पड़ा वो हम जानेंगे जब इसका पार्ट पढ़ेंगे। तो लोअर स्फिंक्टर जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, उसका जो नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको समझने का कोशिश करेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है पार्ट ऑफ स्टमक। तो पार्ट ऑफ स्टमक में क्या क्या होता है, वो स्टमक है 4 पार्ट। स्टमक जो है उसका 4 पार्ट है, जो कि आगे हम डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। अब फंडस, सबसे पहला फंडस, इट इज अपर पार्ट ऑफ स्टमक,
इट इज डोम शेप स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इसको नोट जरूर करें, नोट करना ना भूलें, क्योंकि एकदम जैसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा वैसे ही मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अब कार्डियक, कार्डियक का बात आता है तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम इंड, स्टार्ट फ्रॉम इंड ऑफ इसोफेगस, जहाँ से इसोफेगस इंड करता है वहाँ से कार्डियक पार्ट स्टमक का शुरू होता है। पूरा स्टमक यहीं से शुरू होता है कार्डियक पार्ट से ही, जो कि इसोफेगस यहाँ पे आके इंड करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, कार्डियक स्फिंक्टर इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी इट इज मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरस इट इज इंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ, इट इज इंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक, देन स्टार्ट ड्यूडेनम। उस ये है जो स्टमक का सबसे अंतिम वाला भाग है, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट है जो ड्यूडेनम है। उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर का बात किए थे हम, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर इसी वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे इसका डायग्राम पे। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसका डायग्राम जानेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है पूरा डायग्राम पे ही बेस्ड है, उसी पे आधारित है। आपको डायग्राम तो बनाना ही है, बनाना ही है और बनाना ही है। ठीक है, और जब एग्जाम में बनाएंगे डायग्राम तो हमें एक उसको अच्छा से, मतलब बड़ा साइज का विजिबल डायग्राम बनाएंगे, और पूरा नेमिंग के साथ। हो सके तो हम एक पेज जो रहता है उसका आधा यूज कर सकते हैं, या फिर आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पूरा यूज करिएगा कि आधा, लेकिन एकदम विजिबल बनाना है और एकदम नेमिंग अच्छा से करना है। तो आइए हम डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं जो पहले हम लोगों ने लिखा है वो। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा बनाने का अच्छा। तो अच्छा तो एक बार में नहीं बना, कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे। चलिए दोबारा में लमसम ठीक बन गया है। ठीक है, तो अब हम इसका नेमिंग करेंगे। जो फंडस बताए थे वो फंडस ये होता है, फंडस पार्ट। यही जो पार्ट है वो डोम शेप का है, जो ये घुमाव है इसी को डोम शेप पार्ट बोलते हैं। ठीक, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डियक। और ये जो है, ये पूरा ये जो बच गया इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। ये है जो मिडिल का पार्ट है। ठीक, और जो ये पार्ट बचा इसको बोलते हैं पाइलोरस। अब जो हम स्फिंक्टर का बात किए थे वो स्फिंक्टर, जैसे कि आप याद करिए वो पिछले लम्हे को, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर, तो अपर तो ये हो गया, लोअर, लोअर में एक यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या बोला था, ये गेट टाइप का होता है, तो ये लीजिए, ये रहा गेट, ये गेट टाइप का है। ठीक है, अभी मान लिया कि गेट खुला हुआ है, ये रहा गेट, ये है स्फिंक्टर। ठीक, अभी इसको, ये जो अपर है, ठीक है, ये तो इसोफेगस हो गया, इसोफेगस। अब इसका नाम कैसे पड़ा था वो हम जानेंगे। सबसे पहला कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोल दिया क्योंकि ये स्टमक है, स्टमक का ये जो पार्ट है जो इसको डिवाइड करता है यही, इसके नीचे कार्डियक और इसके ऊपर इसोफेगस। तो कार्डियक स्फिंक्टर, स्टमक को ध्यान में रखते हुए हम इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोल देते हैं। और इसी को ध्यान रखते हुए हम ऊपर से अगर बात करेंगे इसोफेगस से, तो इसोफेगस से इसोफेगस स्फिंक्टर बोल देते हैं। और जो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर हुआ, ये
पाइलोरिक वाले पार्ट में है, पाइलोरिक वाले पार्ट में है, इसलिए हम इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल देते हैं। ये डायग्राम रहा, आपको एग्जाम में एकदम विजिबल बनाना है, एकदम अच्छा से बनाना है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसका फंक्शन पे बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, जो कि एकदम इजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और पूरा नोट्स आप बनाएं, जरूर बनाएं। हाँ, तो स्टूडेंट अब तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका डायग्राम, ठीक है। अब हम पढ़ रहे फंक्शन, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट जो है मैंने बस उसी को लिखा है, और इतना काफ़ी होगा, क्योंकि हम ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक डिस्कस कर रहे हैं। आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा किसी और जगह से देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें टोटल में ब्लड सप्लाई कैसे, कहाँ से क्या होता है वो बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो लाइक करें और दूसरों को भी सजेस्ट करें। और अगर कोई और टॉपिक आपको वैसा है कि जिस पे आप नोट नहीं बना पा रहे, तो उस टॉपिक को कमेंट कर दे कि मुझे ये टॉपिक पे नोट्स चाहिए, तो मैं उस पर बना दूंगा। तो कमेंट करना ना भूले, आपको कैसा है या फिर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसके बारे में, ठीक है। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है जो 2 और 2.5 आवर के लिए स्टोर होता है, और प्रोटीन जो है 2.5 से 3 घंटे के लिए स्टोर होता है, और फैट जो है 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर होता है। अब बोलस क्या है, ये हम इसको समझने के लिए इसको लिखे है। बोलस जो है, जब फूड ये मान लिया कि आप हो, ये एज्यूम करो कि ये आप हो, ठीक है, हो नहीं पर आप हो, एज्यूम करो, ठीक है। आपके बड़े बड़े दांत है, और ऊपर से ये आपके लंबे जुबान, और ये आप खा रहे कुछ, ठीक है। अब जो यहाँ पे गया, तो क्या यहाँ पर अब गया जो हम खा रहे, वो हम समझ रहे बोलस को, खाए तो क्या सूखा सूखा ही एकदम रहेगा? नहीं। जैसे आप चूड़ा खाते हैं तो एकदम सूखा सूखा, क्या सूखा सूखा ही पार हो जाता है हमारे यहाँ के बाद जो इसोफेगस है वहाँ? नहीं, यहाँ पे सलाइवा निकलता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से, वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकला सलाइवा, जिसके कारण वो भींगा, और जो भींग के जो इस टाइप का जो बन जाता है छोटा, उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। जो एक गुठली टाइप से जो खाना बन जाता है सलाइवा में मिक्स करके, उसको बोलस बोलते हैं। और ये जो हम अगर काइम, फूड मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड, ये जो बोल रहा है फूड मिक्स विथ गैस्ट्रिक एसिड, जब फूड यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, एसिड निकलता है, HCl, जो कि फूड के साथ मिलता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है काइम, वो बन जाता है काइम। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे जो हम लोग खाना खाए वहाँ से 10% प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है स्टमक में, ठीक। उसके बाद इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो स्टमक है हमारा, ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक। अब इसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन। हाईली एसिडिक नेचर हेल्प इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाईली एसिडिक नेचर हेल्प इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, इस बात से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से निकलता है ढेर सारा HCl, जब तो जो हम खाए हैं इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ आएगा, और ये जो HCl है, ये जो HCl है, ये यहाँ पे परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। सिंपल सा, अगर आप कहीं भी एसिड गिरा के देखिएगा तो वहाँ पे धधकता है,
मतलब झाग बन जाता है। अगर आप जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हम लोग जब वुंड साफ करते हैं उस टाइम जो गिराते हैं हम लोग हाइड्रोजन, तो आप वहाँ पे देखेंगे उसका भी जो नेचर है वो एसिडिक है। तो ये है वो वहाँ पे क्या करता है, वो इन्फेक्शन होने से बचाता है, और यहाँ पे जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर किया है खाना के थ्रू उसको किल करने का काम करता है। फिर हेमेटोपोइटिक फंक्शन, इट प्रिपेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इट प्रिपेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। हेमोटोपोइटिक फंक्शन, ब्लड में इसका क्या फंक्शन है स्टमक का, जो आयरन, ठीक है, जब मान लो कि ये कोई आदमी है, ठीक, जिसने खाया और ये इसका स्टमक है, भाई आयरन प्रिपेयर होता है, यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या आदमी का डायरेक्ट लोहा खा लेगा आयरन के लिए? नहीं। जैसे कोई आयरन रिच फूड खाएगा, जैसे पालक खाया, अब यहीं पे हेमोटोपोइटिक फंक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें कि जो पालक है उससे निकाला जाएगा आयरन, फेरस, ऐसे फेरिक एसिड करके उसका एक अलग होता है, जो कि उतना डीपली अभी हम लोग को जाना नहीं है, उसको लिए मैं अलग से, आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, और अदरवाइज तो मैं तो बनाऊंगा ही। इट इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यहीं पे विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब इसके बाद हम एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। जो है स्टमक का फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज करता है, ये सलाइवा के साथ मिलके बोलस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके काइम बनाता है, और 10% प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन करता है, और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करता है, और यहाँ पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। हेमोटोपोइटिक फंक्शन यहाँ पे होता है, जिसमें कि आयरन को प्रिपेयर करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटकते हैं। तो हम इसे आसान से समझने का कोशिश करेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, तो पहले स्टमक का पहले हम डायग्राम जानेंगे। हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया है। आप लोग एकदम अगर वीडियो देख रहे हैं तो एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखें, और उसके बाद नोट तो करना ही है, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम के व्यू से बता रहा हूँ, तो नोट तो करना ही है। तो पहले हम सिंपल सा इसका डायग्राम में फिर से समझ लेते हैं। डायग्राम, फिर से हम इसका डायग्राम पर एक बार बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करेंगे। पहले डायग्राम, इसका जो फंडस, पाइलोरस, बॉडी, कार्डियक, ठीक है। और जो ये वाला, जो आपने सुना होगा नाम लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। अब मैं बता रहा हूं समझने का तरीका। लेजर मतलब छोटा, ठीक है, और ग्रेटर मतलब बड़ा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि स्टमक में जो बड़ा साइज किधर होता है, वो तो बाहर की ओर होता है, और जिधर बाहर होगा ग्रेटर मतलब आई एम ग्रेट, ठीक है। ऐसा समझने के लिए आई एम ग्रेट, मैं बड़ा हूँ, तो मैं बड़ा पोस्ट पर रहूंगा। स्टमक का ये बड़ा वाला हिस्सा पर जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और जो लेसर कर्वेटर है, जो बच गया वो लेसर है, वो लूजर है। लूजर समझने के लिए हम उसको मान सकते हैं कि वो लूजर है, वो दुबक के रहता है। तो ये जो है ये दुबक गया है, इसमें दुबक के रह रहा है, डरपोक है, तो इसको बोलेंगे लेजर कर्वेचर। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया होगा। ये डायग्राम आप लोग को मैं इसलिए बताया हूँ ताकि अब हम
ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक पढ़ेंगे तो आपको कम से कम स्टमक का पार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टमक के पार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा मेन खेला स्टार्ट होता है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। स्टमक को जो मैं बनाऊंगा वो आप लोगों को समझने के लिए मैं रेड कलर से बनाता हूँ। चलो भाई, रेड कलर से स्टमक बनाता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा रहेगा स्टमक। जो हमारा मेन है स्टमक, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम में डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम नहीं आता है तो सीख लीजिए, डायग्राम एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अब हमारा होता है मेन खेला चालू। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्टमक को जो ब्लड सप्लाई करता है वो है कोलिक ट्रंक। जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करता है वो है कोलिक ट्रंक। स्टमक को ब्लड सप्लाई करता है कोलिक ट्रंक, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर क्या है नहीं है वो किसी को नहीं पता। तो हम ये कोलिक ट्रंक आया कहाँ से आया है, कहाँ से आया है आपको पता है? आपको पता है तो आप कमेंट करें, और मैं तो बताऊंगा ही। मैं बताता हूँ, जैसे कि ये रहा हार्ट, ठीक है, और ये रहा हमारा एब्डोमेन, मतलब स्टमक। अब यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से जो आर्टरी निकलता है उसे बोलते हैं एसेंडिंग एओर्टा, और जो ये वाला पार्ट आर्च बन रहा है इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। अब इसके बाद ये नीचे आया तो भाई ऊपर गया तो एसेंडिंग, और इस टाइप से मुड़ गया आर्च बना दिया तो हो गया आर्च ऑफ एओर्टा, और जो नीचे आया उसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। अब डिसेंडिंग एओर्टा नीचे आएगा, ठीक है, ये एब्डोमेन का पार्ट है। डायफ्रागम मान लिया यहाँ पे। अगर ये डायफ्रागम को क्रॉस करता है, डायफ्राम को क्रॉस करता है तो फिर ये एब्डोमेन में इंटर होता है। एब्डोमेन में इंटर होने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका जो नाम चेंज हो जाता है वो नाम चेंज होके क्या पड़ जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा। अब एब्डोमिनल एओर्टा ये इतना समझ गए। अब हम डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा को समझते हैं। अब ये जो है एब्डोमिनल एओर्टा ये कुछ लेटरल साइड में ये हो गया लेटरल, और ये हो गया वेंट्रल। एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो आगे दो साइड डिवाइड होते हैं, जो कि एक साइड लेटरल होता है और एक साइड वेंट्रल होता है, ठीक है। और जो वेंट्रल वाला है, वेंट्रल साइड, यही जो है इसी में ये आगे चल के तीन भागों में डिवाइड होता है। एक तो हो गया कोलिक ट्रंक, और एक का नाम जो कि आप लोग को बताना है, एक हो गया कोलिक ट्रंक वेंट्रल। वेंट्रल में तीन पार्ट देता है, वेंट्रल में तीन पार्ट देता है, ठीक है। एक है कोलिक ट्रंक जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि ब्लड सप्लाई करता है स्टमक को, और उसके अलावे दो और रह गए। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये किनको ब्लड सप्लाई करते हैं। ये ब्लड सप्लाई करते हैं दोनों, ये है जो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं। ये जो दोनों हैं ये दोनों इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं। मैं अब इतना बता दिया। एब्डोमिनल एओर्टा फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट लेटरल और वन पार्ट वेंट्रल। वेंट्रल फर्दर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, फर्स्ट कोलिक ट्रंक, सेकेंड अनून और थर्ड अनून, जो कि आपको बताना है। जो कि मैं इतना सजेस्ट कर देता हूँ कि ये
इंटेस्टाइनल पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, वो आप बताइएगा कि वो कौन सा है। ठीक, अब तो कोलिक ट्रंक कहाँ से आया वो हम जान गए, वो हम जान गए कैसे कैसे आया। ये आया आर्च ऑफ एसेंडिंग एओर्टा, एसेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा एब्डोमन में एंट्री करता है तो एब्डोमिनल एओर्टा, और फिर एब्डोमन एओर्टा दो भाग में डिवाइड होता है, एक वेंट्रल और एक लेटरल, फिर वेंट्रल तीन भाग में डिवाइड होता है जिसमें एक है कोलिक ट्रंक और दो है जो कि आपको नाम बताना है, ये मैंने बताऊंगा। अब आता है कोलिक ट्रंक का बारे। अब कोलिक ट्रंक के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला इसका डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब हम पहले डायग्राम आप लोग देखे होंगे, ये रहा कोलिक ट्रंक, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग कोलिक ट्रंक। कोलिक ट्रंक जो है, कोलिक ट्रंक ये तीन ब्रांच देता है, तीन ब्रांच देता है। तीन ब्रांच कौन कौन सा देता है, ये एक देता है, ये तीन ब्रांच देता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और एक देता है स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, ये एक ब्रांच देता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये जो है लेजर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लेजर कर्वेचर, और ये जो है ग्रेटर कर्वेचर। ये जो है कोलिक ट्रंक तीन देगा, तीन ब्रांच देगा। एक ब्रांच दो है वो अपर पार्ट ऑफ लेजर कर्वेचर को देगा जिसका नाम है एलएजी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और फिर उसके अलावा एक ब्रांच और देगा, एक ब्रांच दो देगा, उसका नाम है, एक ब्रांच इसके अलावा और एक देगा जिसका नाम है, अरे मैं इसको बोल्ड कलर से बनाता हूँ, एक ब्रांच और देगा। ठीक, एक ब्रांच और देगा, जो कि एक ब्रांच जो और दे रहा है वो देगा स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो ब्रांच देता है ये स्टोमक के पीछे से जाता है, पीछे की ओर, पोस्टीरियर की ओर जाता है। तो मैं इसको डाउटेड कर देता हूँ, एक ब्रांच ये हो गया, इधर गया, एक ब्रांच ये हो गया। ठीक, और फिर उसके अलावा एक ब्रांच जो है वो ये रहा, हाँ तो समझिएगा, एक ब्रांच जो देता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक ब्रांच जो देता है वो स्प्लीनिक आर्टरी जो कि स्टमक के पीछे से जाता है। ठीक, और ये जो है आगे चल के स्प्लीनिक ब्रांचेस देता है जो कि स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करता है, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करता है, स्प्लीनिक ब्रांचेस, स्प्लीनिक ब्रांचेस। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैंने एक और आप लोगों को बताया था कि ये तीन देता है, एक ये हो गया और दो ये हो गया और एक ये हो गया, ये जो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी फिर आगे चल के दो भागों में डिवाइड होती है, और फिर ये आगे चल के दो भागों में डिवाइड होती है, जिसमें कि एक रहेगा, सॉरी ये दो भागों में नहीं तीन भागों में डिवाइड होगी, दो नहीं तीन भागों में डिवाइड होगी। ठीक है,
जिसमें कि एक रहेगा प्रॉपर हिपैटिक, मैं यहीं पे डायरेक्ट बना देता हूँ, एक और एक और एक। अब समझिएगा, समझने वाली बात ये है, ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी थी ये आगे 3 भागों में डिवाइड हुई, 3 भागों में डिवाइड हुई, जिसमें कि एक जो भाग है इस वाले भाग को, ये जो है ये रहा लीवर, ये जो भाग है इसका नाम है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। डायग्राम को जरूर बनाइएगा, लास्ट में इसका मैं निष्कर्ष बताऊंगा आसान तरीका से, ठीक। ये रहा प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक। और ये जो रहा, ये जो कॉमन जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी देने जाती है उसके पहले ही एक भाग जो निकलता है वो जो है एक ब्रांच और देता है, उसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो ये वाला है वो ये है, इसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और यही गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी एक ब्रांच और देता है जो कि ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करता है लोअर पार्ट में, लेफ्ट साइड में। तो इसका नाम जो है लेफ्ट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी। अब देखिएगा, जो हमारा कोलिक ट्रंक है वो 3 पार्ट दिया, एक दिया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक दिया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक जो दिया वो है जो पीछे से होते हुए गई वो है एक स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। और एक जो है ये जो 3 नंबर है इसी का जो नाम है वो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तो ये 3 आर्टरी दी, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक स्प्लीनिक और एक कॉमन हिपैटिक, ठीक। अब कॉमन जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो पीछे की ओर से जाती है और ये फर्दर 3 ब्रांचेस देती है जिसका नाम है SHORT, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो है फंडस पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक। और ये इसी साइड से जो है वो एक और ब्रांच देगी जिसकी नाम है राइट गैस्ट्रो इपीपोलिक आर्टरी। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा। अब हमारा यहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरा हो चुका है। डायग्राम बनाए, डायग्राम जरूर बनाए, डायग्राम बनाना ही है, डायग्राम आप नहीं छोड़ सकते हैं, डायग्राम के बिना काम ही नहीं होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ रैपिड रिवीजन है, आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि कोलिक ट्रंक है जो 3 ब्रांच देती है। सबसे पहला सारा चीज मन से निकाल दीजिए, कोलिक ट्रंक है वो 3 ब्रांच देती है। एक ब्रांच जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक ब्रांच जो है वो है स्प्लीनिक आर्टरी, एक ब्रांच जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक ब्रांच जो है स्प्लीनिक आर्टरी, और एक ब्रांच जो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये लेजर कर्वेचर साइड में, जो लेफ्ट साइड में है लेजर कर्वेचर, उसको ब्लड सप्लाई करती है, एक इसका काम खत्म, ठीक। अब जो है स्प्लीनिक आर्टरी पीछे की ओर से जाती है जो कि स्प्लीनिक ब्रांचेस देती है। भाई इसका तो बात अलग है, ये बात अलग है। और जो ये हम पढ़ रहे ब्लड सप्लाई, तो ये देती है स्प्लीनिक आर्टरी 2 ब्रांचेस, जिसमें कि है एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि फंडस पार्ट को ब्लड देती है, उसके अलावे और एक जो है वो राइट साइड में ग्रेटर कर्वेचर को देती है जिसको राइट गैस्ट्रो इपीपोलिक आर्टरी बोलते हैं। एक ये दिया, एक ये दिया और एक ये दिया, इसका काम खत्म, ठीक। अब उसके बाद कॉमन हिपैटिक आर्टरी, 2 का तो काम खत्म हो गया, अब ये बचा एक। कॉमन हिपैटिक आर्टरी 3 भागों में बढ़ती है, पहले कुछ दूर जाएगी और वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी बनाएगी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी का मतलब कुछ पार्ट इसका जो है ड्यूडिनम को देगा और कुछ पार्ट जो है ये
गैस्ट्रो मतलब स्टमक को देगा। देखो भाई, स्टमक को तो दे दिया, स्टमक को दे दिया, स्टमक को जो दिया वही आर्टरी बन गया गैस्ट्रो इपिपोलिक आर्टरी। ठीक, ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब जो है ये आगे चल के राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बनाती है, जो लेजर कर्वेचर में नीचे और ब्लड देती है। जैसे ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हुआ तो ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक, एक लेफ्ट तो एक राइट, एक लेफ्ट तो एक राइट है हमारा। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये, बस 5 ही नाम है, लेकिन इतना सारा उसका ब्रांचेस है। ठीक, अब जो इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा ये जो है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, जो लीवर को देगी, क्योंकि लीवर का नाम है हेपेटिक। अब मैं इसको लिखवा देता हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ब्लड सप्लाई कैसे होता है, उसका मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के बताया। अब उसका नोट्स जो कि हमें एग्जाम में लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कि स्टमक में भले ही कि बहुत सारा ब्रांचेस है ब्लड सप्लाई का, जो कि मैंने बताया, अगर आप उसको अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। मैंने बार बार एक बात को दोहराया है कि आप समझिएगा तभी होगा, रटने से नहीं होगा। और ये भी कहा कि 5 ही आर्टरी जो है पूरा स्टमक में ब्लड सप्लाई करते, भले ही वो ब्रांच किसी की है। तो पहला लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसको आप लोग लिख लीजिए। इट इज ब्रांच ऑफ कोलिक ट्रंक। सही बात है, आप उस लम्हे उस आप जो अगर फिगर बनाए हैं तो उसको देखिए खोल के, ब्रांच ऑफ कोलिक ट्रंक। इट इज ए ब्रांच ऑफ कोलिक ट्रंक एंड ब्लड सप्लाई इनटू अपर लोअर लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर को कर रहा है, लेजर कर्वेचर को कर रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था अपर पार्ट में। अब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, भाई अपर पार्ट में लेजर कर्वेचर को कर दिया तो उसका नीचे पार्ट में भी तो करेगा ना कोई, तो वो है गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी इट इज ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। और एंड ब्लड सप्लाई इनटू लोअर लेजर कर्वेचर। अब तो स्टमक की एक साइड के पार्ट को ब्लड मिल गया। देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक कितना आसान था, एक साइड का हमने पढ़ लिया इतना आसानी से। बस खाली आप लोगों को डायग्राम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। भाई एक साइड में हो गया तो आगे वाले साइड में भी तो देखना है, सिर्फ एक ही आदमी को थोड़ी देखेंगे हम, आगे वाले साइड को भी देखेंगे। लेजर कर्वेचर हो गया तो अब ग्रेटर कर्वेचर को भी देखना है। तो ग्रेटर कर्वेचर में जो मैंने आप लोगों को लिखाया होगा, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। सही बात है सही बात है ना, मैंने आपको लिखवाया था कि ये पोस्टेरियर साइड में होता है और जो कि बाद में स्प्लेनिक ब्रांचेस दे देती है, तो ये उसी का पार्ट है, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी एंड ब्लड सप्लाई इनटू अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। हाँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादातर पार्ट में ये अपर पार्ट में निकलता है और ये ब्लड सप्लाई देता है। फिर उसके बाद मैंने, जब अगर आप अपर वाले को पूछ लिए तो भाई लोअर वाले को भी तो पूछना है, तो अब लोअर वाले के लिए कौन आया, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट आया, यहाँ पे लेफ्ट आया तो अपर को पूछा, लेफ्ट आया अपर को पूछा, लेफ्ट आया अपर को पूछा लेजर कर्वेचर, राइट आया ये लोअर को पूछा। उसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट आया और ये लेफ्ट जो आया ये पूछा, ये ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी का, और ये पूछ रहा है जो अपर वाले को पूछ रहा है ग्रेटर कर्वेचर में। तो अब राइट आया तो ये लोअर को पूछेगा, ये ब्रांच किसका है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, जो कि गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ये जो ब्रांच है ये है इसका ब्रांच। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच है। उसके बाद में ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी फर्दर 2 भागों में डिवाइड होती है, जिसमें कि एक है राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और एक है पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, जो कि एक ड्यूडिनल पार्ट को देती है, इसलिए गैस्ट्रोड्यूडिनल, और एक जो है गैस्ट्रो मतलब स्टोमक और ड्यूडिनल मतलब जो ड्यूडिनल पार्ट है, यह ब्रांच है किसकी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। फोटो को आप एक बार जरूर देखें। और ये जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वह है पार्ट है जो ग्रेटर कर्वेचर को। अब इसके अलावा एक और बच गया, हाँ, तो अब तक हमने पहले 4 पढ़ा था और मैंने कहा था 5, तो ये रहा 5वां, जिसमें कि है इट इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी
स्प्लीनिक आर्टरी का ब्रांच है, ये बात सच है, क्योंकि जो स्प्लीनिक आर्टरी था वो पोस्टीरियर साइड से जाते हुए वो दो दे रहा था आर्टरी, जो कि एक था शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक था लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। तो ये था शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी का, और ये ब्लड सप्लाई करता है, ये ब्लड सप्लाई करता है फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, फंडस पार्ट ऑफ स्टमक। तो यही था हमारा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग ब्लड सप्लाई स्टमक में कैसे पढ़े। ब्लड सप्लाई टॉपिक जो है वो छोटा है, लेकिन हम लोग एग्जाम में लिखेंगे 10 नंबर में आया, 5 नंबर में आया, तो थोड़ी कि हम एक पेज में लिख के आ गए, नहीं। तो उसके लिए पहले हम इंट्रो लिखते हैं, फिर उसका पार्ट लिखेंगे, फिर डायग्राम लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई लिखते हैं और ब्लड सप्लाई। और एक और क्वेश्चन बनता है वो है नर्व सप्लाई। अगर नर्व सप्लाई भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, खैर वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैं प्रॉपर समझाने का कोशिश किया हो और आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया हो, तो उसमें वीडियो लंबा हो गया है। तो आप लोगों से अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो नर्व सप्लाई ऑफ या फिर वीनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक, वीनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक भी क्वेश्चन बनता है। अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, और किसी टॉपिक पे चाहिए पर्टिकुलर कि आपको इस टॉपिक का नीड है, तो मैं उस पर आप लोगों को ज़रूर लिख के नोट्स दूंगा। और आप लोगों का जो एक मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि वेंट्रल में कौन कौन सा ब्लड सप्लाई होता है। और अगर आप लोगों को वीनस ड्रेनेज पे भी चाहिए तो बस उसमें पार्ट 2 लिख दीजिए कमेंट में कि पार्ट 2 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि वीनस ड्रेनेज पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए प्यारा सा कि आप लोगों को और किस पे चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। और ये जो क्वेश्चन जो मैं हर क्वेश्चन बताता हूँ वो यूनिवर्सिटी एग्जाम रिलेटेड ही बता रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने गैस्ट्रो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बताया था, वो था 10 नंबर का क्वेश्चन। और ये जो है ये आपका 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 10 नंबर में भी पूछ सकता है और 15 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले बार किसी नए वीडियो में। सो बाय बाय, टाटा, ऐश करें और पढ़ते रहें।